हौसले बुलंद हो तो हर रास्ता आसान है। हौसले बुलंद हो तो हर रास्ता आसान है, जुनून की ताकत से हर मुश्किल बेमिसाल है। जुनून की ताकत से हर मुश्किल बेमिसाल है। मंजिलें हमें खुद आवाज़ देगी एक दिन, मंजिलें हमें खुद आवाज़ देगी एक दिन। मेहनत और लगन का यही तो कमाल है, मेहनत और लगन का यही तो कमाल है। नमस्कार साथियों, आज हम फिर से हाजिर हैं आप सबके बीच SSGD 2025 में होने वाले एग्जाम के हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर। जी हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, PYQs हैं। यह सेट 5 फरवरी 24 में जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका सेट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाला शब्द। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। स्वायत्तता है ना, स्वाधीनता, स्वतंत्रता का ये सभी अर्थ होते हैं। आज़ादी, स्वायत्तता या स्वाधीनता कह लीजिए। यहाँ पे देखिए सर्प तो होगा नहीं, रिक्त मतलब खाली ये भी नहीं होगा, विपदा मतलब होता है दुख, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? आज़ादी होगा हमारा सबसे सटीक। अगले सवाल में चलिए, 4 विकल्प में से आप उस विकल्प का चयन जो लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है। जी हाँ, लोकोक्ति का अर्थ बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। जी, इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में यानी कि 41 नंबर के सेट में भी सेम यही मुहावरा पूछा गया था, बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। इसका मतलब क्या होगा कि जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, जो काम नहीं आए वो अच्छा नहीं। तो क्या होगा? और जो एक न एक दिन अच्छी दिन आ ही जाते हैं, यह गलत हो जाएगा। रक्षक का भक्षक हो जाना, यह भी इसका सही अर्थ नहीं है। और ज़रूरत के हिसाब से सामान बनाना, यह भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर से देखिए, यहाँ पे मुहावरा का अर्थ पूछ लिया है। उड़ती चिड़िया पहचानना, यह भी पीछे के सवाल में था। उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत क्रुद्ध होना, जीना, विपरीत कार्य करना, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? भीतर ही भीतर होना, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? उड़ती चिड़िया पहचानना का मतलब बहुत अनुभवी होना। कोई अगर उड़ती चिड़िया को पहचान पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह बहुत अनुभवी है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास। कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है पुल्लिंग वाला शब्द ढूंढ करके। मैंने जो अपना खाली स्थान तुम्हें कल दिया था वह मुझे वापस चाहिए। क्या दिया था भैया? लेकिन जो दिया था पुल्लिंग दिया था, स्त्रीलिंग नहीं दिया था। तो क्या होगा पता है? यहाँ पे देखो, टोपी स्त्रीलिंग है, किताब भी स्त्रीलिंग है। किताब अच्छी होती है, किताब नहीं होती है। मिठाई खाई जाती है, मिठाई मीठी है, बहुत मीठी है, तो यह भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमारा क्या बच गया? रुमाल बच गया। यही हमारा सबसे सटीक पुल्लिंग होगा। ठीक है, कि मैंने जो तुम्हें अपना रुमाल कल दिया था वह मुझे वापस चाहिए। इसमें देखिए कि दिए गए वाक्य में क्या निरर्थक शब्द ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बाजार से टटमार ले आओ। टटमार नाम का कोई सब्जी का नाम सुने हो? बाजार से टटमार नहीं, क्या होता है? टमाटर होता है। इसने टमाटर को टटमार लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ये टटमार जो है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, चूँकि निरर्थक शब्द पूछ रहा है। और जो बच्चे सब सही से लिखे, ये हमारा आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिसमें कोई त्रुटि है उस पार्ट का आप चयन कर लो। ठीक है, कुमारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी। कल अपने पति, ये सही से लिखा है, के साथ नैनीताल जाएगी, यह भी सही है, कोई त्रुटि नहीं है। यह तो गलत होगा चूँकि इसमें त्रुटि है। इसका मतलब क्या है? कुमारी विजय लक्ष्मी। देखो यहाँ पे विजय लक्ष्मी नहीं, विजया लक्ष्मी थी, विजया लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी की जगह क्या होना चाहिए? विजया लक्ष्मी होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यह और ये गलत हो जाए। इसमें पूछ रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो आदेश एक निश्चित अवधि के लिए लागू होता है। जी हाँ, जो आदेश एक निश्चित अवधि के लिए लागू होता है वो क्या होता है? अध्यादेश होता है। आप देखते हैं इलेक्शन के टाइम में अध्यादेश जारी होता है, वह निश्चित समय के लिए होता है, इलेक्शन के टाइम तक के लिए होता है वो, है ना, हमेशा के लिए नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, अनिकेत का मतलब क्या होता है? अनिकेत का मतलब होता है बेघर। निकेत मतलब होता है घर, लेकिन इसमें और लग गया मतलब घर का नहीं होना, मतलब बेघर होना, यह तो होगा नहीं है। ठीक है, अधिनियम का मतलब क्या होता है? नियम। नियम जो बनाया जाता है ना, वो अधिनियम होता है, सरकार द्वारा अधिनियम जो बनाए जाते हैं। और अधिसूचना का मतलब क्या है? अधिसूचना का मतलब कोई विशेष सूचना। तो यह तीनों हमारे आंसर नहीं होंगे। क्या होंगे? अध्यादेश होंगे, जो निश्चित अवधि के लिए लागू होता है, फिक्स टाइम के लिए। इसमें देखिए कि कोष्टक में दिए गए शब्द क्या करना है? विलोम पूछ रहा है, विलोम निकालना है इसका। तो प्रकृति चेतन है, खाली स्थान, चेतन ही ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। तो चेतन का मतलब क्या होता है? चेतन का मतलब क्या होता है? सचेत, सचेत होना। चेतन का मतलब होता है होशियार होना, है ना। यह पर्यायवाची है, यह सचेत पर्यायवाची है। सावधान होना यह पर्यायवाची है। लेकिन क्या यहाँ विलोम पूछ रहा है, तो उसका हो जाएगा जड़ हमारा आंसर। ये तीनों आंसर नहीं हो सकता। क्यों? चूँकि ये पर्यायवाची है। जड़ का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। हाँ, जड़ का मतलब नाश होना, जीर्ण होना, जीर्ण होना। ये इसका सबसे सही विलोम हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर से विलोम पूछ लिया, किसका? अमृत का।
अमृत का विलोम, आजकल हर कोई अमृत पी करके अमर हो जाना चाहता है। अमृत पी करके अमर हो जाए। अमृत का मतलब क्या होता है? फूलों का मधु, फूलों का रस, मतलब अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो उसका उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा क्या होगा? विष हो जाएगा। विष, विष मतलब क्या होता है? जहर होता है। अच्छी चीज़ अगर है, अमृत है कुछ, तो उसका उल्टा क्या होगा? विष होगा। पानी नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। आय भी नहीं होगा और भोजन भी नहीं होगा। देखिए इस शब्द में क्या पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है? समानार्थी, मतलब समान समान अर्थ वाला। इन फूलों से कितनी अच्छी खाली आ रही है, क्या? ब्रैकेट महक, महक, महक आ रही है। तो महक का पर्यायवाची क्या होगा? महक का मतलब क्या होता है? महक का मतलब होता है सुगंध। आप सुगंध को महक भी बोल सकते हैं, अच्छे सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। बदबू नहीं होगा। बदबू मतलब क्या होता है? नेगेटिव। महक, महक जो है ना, हमेशा अच्छी सुगंध को बोला जाता है। बदबू दुर्गंध को बोला जाता है ना। शांत तो होगा नहीं और भूमि भी नहीं होगा। अब चलिए आगे देखिए, सही बर्तनी पूछ रहा है। यहाँ पे कर्ण एक वीर योद्धा था। योद्धा था, योद्धा नहीं होता जी, क्या होता? योद्धा होता है। योद्धा, योद्धा को इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ भी योद्धा, ये भी गलत लिखा है, और योद्धा भी गलत लिखा है। क्या लिखा है? ऑप्शन ए में सबसे सटीक बर्तनी लिखा हुआ है, योद्धा। कर्ण क्या थे? एक वीर योद्धा थे, लड़ाई लड़ने वाले थे, ठीक है ना। योद्धा मतलब क्या होता है? रण में लड़ने वाले को योद्धा बोला जाता है, ठीक है। तो वीर योद्धा, योद्धा नहीं थे, योद्धा थे। अब इसमें देखिए कि दिए गए मतलब वाक्य में क्या करना है? वाक्यांश में मात्राओं से संबंधित अशुद्धि पहचानना है, गलती पहचानना है, ठीक है। कोई त्रुटि नहीं है। अनुसार थोड़ा अलग होता है, यह ठीक लिखा हुआ है। प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते हैं, हालांकि यह लोगों की सोच के, यह भी सही लिखा। प्रत्येक कार्य को रोमांच, जी नहीं, को की जगह पे क्या होगा? में होगा। प्रत्येक कार्य में रोमांच निहित होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? सी, ये सही होगा आंसर, ठीक है। प्रत्येक कार्य में रोमांच निहित होते हैं, को रोमांच निहित होते हैं ऐसा नहीं लिख सकते। अब इसमें देखिए कि रेखांकित शब्द के लिए क्या करना है? सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करिए। एक आवश्यकीय कार्य से मुझे जयपुर जाना है। देखो आवश्यकीय कार्य, आवश्यकीय, आवश्यक कार्य तो होता है, आवश्यकीय यह क्या है? यहाँ पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। एक आवश्यकता कार्य से मुझे जयपुर जाना, आवश्यकता कार्य से, यह भी गलत लिखा है यहाँ पे, यह होगा नहीं। परिवर्तन की आवश्यकता तो है। एक आवश्यकता पूर्वक कार्य से जीना, ये भी गलत प्रयोग कर दिया। यहाँ पे क्या होगा? एक आवश्यक कार्य से मुझे जयपुर जाना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे सही आंसर होगा। इसमें देखो कि उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करना है। इसमें क्या है? नहीं, मुझे तुमसे यह नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मुझे तुमसे कोई उम्र नहीं चाहिए। उम्र कोई किसी को दे सकता है क्या? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इमारत नहीं चाहिए, यह भी ठीक नहीं है। यहाँ पे कुर्सी नहीं चाहिए, यह भी नहीं। क्या होगा? एहसान। नहीं, मुझे तुमसे कोई एहसान नहीं चाहिए, ठीक है। ये देशज विदेशज, मतलब आपको दिए गए चारों विकल्प में सबसे सटीक, जो वाक्य को बिल्कुल सुस्पष्ट अर्थ प्रदान करे, वैसा बेहतरीन विकल्प हमको चुनना है, इसका ध्यान रखना है। अब चलिए अगले सवाल में। यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य में क्या रेखांकित भाग क्या है? पृथ्वी से जुड़ी, पृथ्वी से जुड़ी भाग के लिए क्या सार्थक शब्द निकालिए, ठीक है। पृथ्वी से जुड़ी को क्या बोलते पता है? पार्थिव, पार्थिव हमारा होगा। पृथ्वी से जुड़ी, पृथ्वी से जुड़ी। भूमि का मतलब क्या होता है पता है? ये तीनों तो हमारा आंसर होगा नहीं। भूमि का मतलब होता है भूमि का स्वामी, भूमि का स्वामी, ठीक है। भू मतलब जमीन होता है ना। और भूगोल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के ऊपरी सतह का जो मानचित्र है ना, ऊपरी सतह के बारे में। मतलब भूगोल क्या है कि भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के सतह का जो मानचित्र है, उसका राजनीतिक, भौगोलिक, प्राकृतिक या राजनीतिक जो विभाग है, उसके बारे में उसमें अध्ययन किया जाता है भूगोल में। भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के तल का क्या राजनीतिक और प्राकृतिक विभागों का जहाँ पे अध्ययन होता है उसको बोलते हैं भूगोल। तो यह तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी से जुड़ी जो होती है ना, वो पार्थिव होती है। पार्थिव का मतलब ये कि पृथ्वी से जुड़ी हुई। अब आइए यहाँ पे 16 से 20 के बीच क्या किया हुआ, एक गद्य दिया हुआ है, गद्यांश, और उसके बीच फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमको वही भरने हैं। इसको पहले पढ़ना है, पढ़ के समझ के, और फिर इसमें फटाफट भर देना है। मौसम को 6 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु तथा शिशिर ऋतु। इन सब में वसंत ऋतु को ऋतुओं का खाली स्थान कहा जाता है। सभी ऋतुओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस ऋतु के आते ही धरती खाली स्थान करती है और हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। इस मौसम में हवा में अलग ही खाली स्थान आ जाती है,
खेतों में लहराती फसल और बगीचों में फूलों की सुगंध वातावरण को खुशनुमा बना देती है। इस ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति खाली स्थान होते हैं। पतझड़ के कारण झड़ चुके पेड़ों में नई कोपलें आ जाती है और फूल आने लगते हैं। मैदानों में हरी हरी घास उग आती है। वृक्षों पर पक्षी घोंसला बनाते हैं और सुबह सवेरे उनकी चहचहाहट पूरे वातावरण में गुंजयमान हो जाती है। पूरी धरती दुल्हन की तरह श्रृंगार कर लेती है। सरसों के खेत खाली स्थान की तरह चमकने लगते हैं और इसी मौसम में किसान फसल काटने की तैयारी में जुट जाते हैं। अब आइए प्रश्न को करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इन सब में बसंत ऋतु को ऋतुओं का क्या कहा जाता है? प्रजा कहा जाता है, जीना, सरपंच, प्रेरणा स्रोत नहीं, राजा कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा हो जाएगा। यहाँ पे कुल मिलाकर के बसंत ऋतु के बारे में ही बात की गई है। इन सब में बसंत ऋतु को ऋतुओं का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। इस प्रश्न में देखिए कि इस ऋतु के आते ही धरती अपना खाली स्थान करती है और हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। धरती अपना क्या करती है? धरती अपना आगमन करती है। धरती पहले से ही थी ना, तो आगमन कैसे करेगी? अल्पाहार करती है, कम भोजन करती है, जी नहीं, बदलाव करती है, नहीं, श्रृंगार करती है। इस ऋतु के आते ही धरती अपना क्या करती है? श्रृंगार करती है और हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। इस मौसम में हवा में एक अलग ही खाली स्थान आ जाती है। क्या आ जाती है? पहचान आ जाती है, जीना, अरमान आ जाती है, यह भी नहीं होगा। खुशी आ जाती है, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? ताजगी आ जाती है। जी हाँ, इस मौसम में यानी कि वसंत ऋतु के वसंत ऋतु के मौसम में हवा में एक अलग ही ताजगी का आ जाना हो जाता है, ताजगी आ जाती है। अब इसमें देखिए, इस ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में कई खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं? द्वेष होते हैं, ईर्ष्या द्वेष होते हैं, जी नहीं, निहाल होते हैं, यह भी नहीं होगा। अपनापन होते हैं क्या? नहीं, बदलाव होते हैं। इस ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में कई तरह के बदलाव हो जाते हैं। अब इसमें देखिए कि सरसों के खेत खाली स्थान की तरह चमकने लगता है। किसके तरह? बादलों की तरह, जीना, रंगों की तरह, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? तांबे की तरह नहीं, सोने की तरह चमकने लगते हैं। वसंत ऋतु में सबसे अजूबा जो फसल होती है वो क्या होती है? सरसों का फसल। वह सोने की तरह चमकने लगती है, उसके बारे में बात की गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 20 सवाल हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।